जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 जो फिजिक्स है उसका 5वां चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखेंगे। इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला एक चुंबक क्या है। तो चुंबक जो एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे से बने चीजों को जो अपनी ओर खींचता है। उसके बाद है चुंबकीय पदार्थ क्या है। तो वैसा पदार्थ जो जिसे चुंबक आकर्षित करता है, यानी जिसको चुंबक आकर्षित करता है वो चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे कि लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया। उसके बाद चलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ पर। तो वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है वे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और ये होता है कांच, कागज, पीतल, ये सब जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है जिसको जो है चुंबक अपनी ओर नहीं खींचता है। उसके बाद चलते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है। तो मैक्सवेल का जो दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है कि धारावाही तार का जो दायां हाथ की मुट्ठी इस प्रकार की जाए कि अंगूठा जो है धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। यानी मान लीजिए आप अंगूठा इस तरह से करते हैं कि एक अंगूठा आपने ऊपर किया, फिर मिडिल उंगली को आपने सीधा रखा और फिर जो नीचे वाली सबसे छोटी उंगली को आपने इधर दे दिया। तो इस तरह से 3 दिशाएं होती है, एक्स, इधर, वाई, जेड, इस तरह से। तो यहाँ पर कह रहा है कि अंगूठे की दिशा, अंगूठा जब भी होगा ऊपर की ओर आप रखेंगे तो ऊपर अंगूठा जो है वो धारा की दिशा को बतलाएगा और हाथ की अन्य उंगलियां जो चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेंगी। यानी ये जो है चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेंगे। तो ये है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। उसके बाद चलते हैं विद्युत चुंबक क्या है। तो विद्युत चुंबक जो वैसा चुंबक है जिसमें चुंबकत उतना ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिणिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी जब तक विद्युत धारा बहती है तभी तक चुंबक भी रहता है और वही पदार्थ जो है विद्युत चुंबक कहलाता है। उसके बाद विद्युत चुंबक किन किन बातों पर निर्भर करता है। विद्युत चुंबक जो है सबसे पहला परिनालिका के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। परिनालिका में जो तारों की जो फेरों की संख्या होती है उस पर निर्भर करता है। उसके बाद कहता है कि विद्युत धारा का परिमाण पे निर्भर करता है। यानी कि धारा का मान जितना ज्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही मजबूत होगा। उसके बाद चलते हैं कि तीसरा जो निर्भर करता है वो करता है क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर कि परिनलिका में नरम लोहा का क्रोड का व्यवहार जो है चुंबक पर ज्यादा होता है। यानी परिनलिका का क्रोड जितना नरम होगा वह चुंबक तो उतना ही ज्यादा होगा। उसके बाद कह रहा है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है कि हाथ के 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, हाथ के तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं। मान लीजिए ये अंगूठा है, ऊपर वाला अंगूठा, बीच वाली उंगली और ये हो गया सबसे नीचे छोटी वाली उंगली। तो कह रहा है कि इस तरह से अगर आप तीनों उंगली को फैलाएंगे लंबवत, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो तो अंगूठा जो है चालक पर लगने वाला बल को दर्शाएगा। यानी ये जो है बल को दर्शाएगा। तो अंगूठा बल को दर्शाएगा, तर्जनी उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। तो यानी ये दिशा को बतलाएगा। तर्जनी उंगली यानी बीच वाली, तो नीचे वाली उंगली, सॉरी ये नीचे वाली उंगली जो है तर्जनी उंगली होती है। तो ये दिशा को बतलाएगा और यहाँ पर जो है माध्यम की धारा को बतलाएगा, यानी मध्यम धारा की दिशा को बतलाएगा। यानी ये जो है बीच वाली उंगली जो है वो धारा के नियम को बतलाएगा। यानी ये धारा कितनी मान से बह रही है उसको बतलाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए। उसके बाद चलते फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, उसमें भी अंगूठा होगा, तर्जनी उंगली होगी और जो है बीच वाली उंगली होगी। तो कह रहा है कि अंगूठा और तर्जनी उंगली को इस प्रकार जो रखना है कि अंगूठा जो है गति को व्यक्त करे, यानी ऊपर वाला ये जो है गति को व्यक्त करेगा और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगा, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगा और मध्यम उंगली जो है धारा की दिशा को बतलाएगा। तो इस तरह से होता है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। उसके बाद है विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर एक यंत्र है जिससे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो है विद्युत मोटर कहलाता है। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है कि जब भी कुंडली और विद्युत के बीच जो कुछ गति होती है, अपेक्षित गति होती है, तब कुंडली में जो धारा बहने लगती है और इसी प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उसके बाद कहता है कि विद्युत जनरेटर का यानी जनरेटर क्या है। तो विद्युत जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनरेटर क्या है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद है दिष्ट धारा क्या है। दिष्ट धारा क्या है, तो ऐसी धारा जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। जो सीधी रेखा में गमन करती है धारा
वो धारा दिष्ट धारा कहलाती है। और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? ऐसी धारा जो सीधी रेखा में न गमन करके अपनी दिशा हमेशा बदलती रहती है, वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। उसके बाद होते हैं आवृत्ति क्या है? तो 1 सेकंड में चक्रों की संख्या को जो है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहती है। 1 सेकंड में जितना भी चक्र घूमता है, तो 1 सेकंड में चक्र जितनी बार घूमता है उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। उसके बाद चलते चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? कि किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण प्रतिकर्षण के बल का प्रभाव अनुभव किया जाता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र करते हैं। यानी चुंबक के उतनी दूरी का क्षेत्र जहां तक हम आकर्षण प्रतिकर्षण को अनुभव कर पाएंगे उसे चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। उसके बाद एक परिनालिका क्या है? तो जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर चालक पदार्थ की लपेट दी जाती है तो उसे ऐसी व्यवस्था को जो परिनालिका कहते हैं। यानी किसी कोई अचालक पदार्थ है, मान लीजिए ये प्लास्टिक है और इसके ऊपर जो हमने तार लपेट दिया है, तो ये जो है जब तार लपेटेंगे और अचालक पदार्थ के ऊपर चालक पदार्थ को लपेट देंगे तो ऐसी व्यवस्था जो परिनालिका कहलाती है। उसके बाद विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो विद्युत चुंबक का उपयोग जो है लौ से भरी भारी टुकड़े को उठाने में किया जाता है। लौ से भरी चुंबक का उपयोग लौ के भारी टुकड़े को उठाने में किया जाता है। उसके बाद क्रेन में भी इसका उपयोग होता है सामान को उठाने के लिए। उसके बाद आता है विद्युत घंटी, माइक्रोफोन बनाने में यूज होता है, टेलीफोन बनाने में, लाउड स्पीकर बनाने में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद चलते हैं कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है? तो विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है? विद्युत चुंबक जो एक अस्थायी चुंबक है, यानी कुछ देर के लिए होता है, लेकिन अस्थायी चुंबक जो हमेशा स्थिर रहता है, इसका वो चुंबक बदलता नहीं। उसके बाद है कि यह प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है, यानी विद्युत चुंबक थोड़ी देर के लिए आता है लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। अस्थायी चुंबक क्या है कि ये जो है बहुत ही कमजोर होता है, यानी जब चाहे हम सटा सके, जब चाहे हटा सके। उसके बाद देखिए विद्युत चुंबक की शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। विद्युत चुंबक की शक्ति जो चुंबक की फेरा की संख्या पर निर्भर करती है, लेकिन अस्थायी चुंबक की शक्ति जो है निश्चित होती है, ये किसी पर निर्भर नहीं करती है। उसके बाद चलते अति भारण किसे कहते हैं? तो किसी भी कारण बस परिपथ में आवश्यकता से अधिक धारा बहने लगती है। जब किसी कारण अगर परिपथ में जो है आवश्यकता जरूरत से ज़्यादा अगर धारा बहने लगे, तो जरूरत से जब ज़्यादा धारा बहती है तो उस घटना को जो अति भारण कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 20 नंबर क्वेश्चन है लघु पतन क्या है? तो देखिए कभी कभी जीवित तार जो है उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, यानी दो तार होता है तो जब प्लस माइनस दोनों एक साथ आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रतिरोध जो है बहुत कम हो जाता है और फलस्वरूप उनसे होकर जो है अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगते हैं। और यही घटना जो लघु पतन या शॉर्ट सर्किट कहलाता है। शॉर्ट सर्किट कहलाता है। शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन, कि जब प्लस माइनस तार यानी जीवित तार और उदासीन तार दोनों संपर्क में आ जाते हैं तो धारा जो बहुत तेजी से बनने लगता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लघु पतन होता है। उसके बाद है कि फेरों में, घरों में विद्युत परिपथ में कौन कौन सी खराबियां हो जाती है जिनके कारण विद्युत से खतरा हो जाता है। विद्युत से खतरा हो जाता है, इनसे बचने के लिए क्या क्या सावधानी होनी चाहिए? तो घरों में जो विद्युत परिपथ में निम्नलिखित खराबी उत्पन्न होने लगती है, जो इस प्रकार से। पहला तो ढीला संयोजन, यानी हम तार ही जो बहुत मजबूती से नहीं बांधते हैं, हम जो इसे जो है ढीला संयोजन कर देते हैं, इसीलिए जो ये ऐसा हो जाता है। उसके बाद है कि सूचई की खराबी, यानी स्विच अगर खराब हो जाती है तो उससे भी जो हमें प्रॉब्लम होती है कि जो है स्विच खराब नहीं होनी चाहिए, स्विच जो है खराब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि संयोजित तार का पुरान हो जाना, यानी जो हमने तार लगाया वो पुराना हो जाता है। उसके बाद आते हैं लघु पतन, यानी शॉर्ट सर्किट या अति भारण के कारण चिंगारी निकलने लगती है। उसके बाद उपकरण यानी मशीन खराब हो जाता है, बोर्ड कुड खराब हो जाता है। उसके बाद संयोजित तार का खुला रह जाना। उसके बाद है कि हमने मान लीजिए कोई दो तार जोड़ा, अब उसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया, उसमें टेप उप हमने नहीं लगाया, तो इससे भी जो घर में बिजली से खतरा बना रहता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? उसके बाद सावधानी है कि खतरों से बचने के लिए निम्नलिखित में से क्या सावधानी हो सकती है, जो इस प्रकार है। तो सावधानी क्या क्या करनी है कि किसी प्रकार का खतरे होने पर जो परिपथ का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। उसके बाद स्विच और अन्य जोनों पर अन्योजन सका होना चाहिए, यानी कि कोई भी अगर स्विच है या अन्योन जोड़ा है तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर हम उससे बच सकते हैं। उसके बाद संयोजित तार विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होना चाहिए, यानी कोई भी जो तार है वो प्लास्टिक से ढका हुआ होना चाहिए, तभी जाकर होगा। उसके बाद विद्युत क्षमता वाले फ्यूज का उपयोग होना चाहिए, यानी फ्यूज हमेशा फ्यूज का यूज करना चाहिए। उसके बाद जब कभी परिपथ में किसी भाग पर मरम्मत करना हो तो रबर से बने दस्ताने या जूते का उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए हमें कोई तार जोड़नी है तो हमें जो है
तो हमें जो है वहाँ पर प्लास्टिक का यूज करना चाहिए। जैसे घर में हम टैप उप का यूज करते हैं तो वो हो जाता है। उसके बाद चलते हैं कि विद्युत जनित्र क्या है। विद्युत जनित्र का और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत जनित या इसको इंग्लिश में जो डायनेमो भी कहा जाता है। और ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उसके बाद आता है कि यह किस पर काम करता है। तो यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो विद्युत जनित्र कार्य करता है। उसके बाद चलिए इसकी बनावट को देखते हैं कि इसकी बनावट कैसी होती है। कहता है कि साधारण डायनेमो में जो एक शक्तिशाली चुंबक होता है, एक शक्तिशाली बहुत ही ज्यादा मजबूत चुंबक होता है और जिसका क्षेत्र चुंबक, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, क्षेत्र चुंबक। यानी शक्तिशाली चुंबक को क्षेत्र चुंबक कहते हैं। और क्षेत्र चुंबक के ध्रुव के बीच क्षैतिज अक्ष पर एक घूर्णन करने वाली कुंडली होती है। घूर्णन करने वाली एक जो है गोल रंग की कुंडली होती है जिसे आर्मेचर कहा जाता है। जैसे आर्मेचर कहा जाता है। जैसे आपने जनरेटर देखा होगा, उसमें एक बड़ा सा जो पत्थर टाइप में लोहा का बना हुआ बड़ा सा गोल रहता है, उसी को जो क्षेत्र चुंबक कहते हैं। और उसे जो घूमने के लिए जो एक घूर्णन करने वाली कुंडली जो रहती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। और आर्मेचर में कुंडली के अनेक फेरे लगे हुए रहते हैं जो नरम लोहे के पटिये से लिपटे रहते हैं। और इसे आर्मेचर का क्रोड कहते हैं। इसे आर्मेचर का क्रोड कहते हैं। और आर्मेचर के तार के छोर पीतल के वलय से ढके होते हैं। यह आर्मेचर का तार जो है पीतल से ढका हुआ रहता है। और इन वलय में जो है कार्बन की पट्टियां हल्का स्पर्श करते हैं। और इन पट्टियों को जो है ब्रश कहा जाता है। और परिपथ के इन ब्रश से लगे पेचों से जोड़ दिया जाता है। जैसे आप जनरेटर में इस तरह से देखते हैं, काला काला पट्टी रहता है। जनरेटर आपने जरूर देखे होंगे, शादी विवाह में कभी भी फंक्शन में जनरेटर जब लगाया जाता है बिजली के लिए, तो ऐसे आपने देखा होगा। तो इसे जो आर्मेचर का, तो ये आर्मेचर का क्रोड। और यहाँ पर जो ये इस तरह से आप देखते हैं काली काली पट्टी से आर्मेचर का क्रोड कहा जाता है। उसके बाद होता है कि इसे कैसे काम किया जाता है। तो जब आर्मेचर को घुराया जाता है तो कुंडली के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक क्षण बदलता रहता है और एक अर्धचक्र में शून्य से महत्तम तक पहुंच जाता है। यानी 0 से सीधा मैक्सिमम तक पहुंच जाता है। और दूसरी बार महत्तम से घटकर क्रम में कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र बल की दिशा समांतर हो जाती है तब गति की दिशा समांतर हो जाती है। और इस स्थिति में कुंडली में धारा शून्य होती है, लेकिन लंबवत स्थिति में महत्तम धारा जैसी होती है। धारा के परिवर्तन मान होने के कारण इस धारा के पर्यावर्ती धारा भी कहते हैं। और किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कम हो जाता है। जब जीवित तार और उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो लघु पतन की घटना हो जाती है। तो इस तरह से बचना भी चाहिए लघु पतन से कि प्लस माइनस एक साथ जुट न जाए। उसके बाद चलते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन है भू संपर्क तार का क्या कार्य है। तो भू संपर्क तार का कार्य है कि भू संपर्क तार का जो कार्य है कि मेन फ्यूज से रहता है। भू संपर्क का तार का संपर्क जो है मेन फ्यूज से रहता है और फ्यूज से होकर विद्युत उपकरण तक इसे पहुंचाया जाता है ताकि वह वापस फ्यूज तक संपर्कित रहता है। यानी कि फ्यूज से मिला हुआ रहता है भू संपर्क तार। भू संपर्क यानी आर्थिंग जो है ठेठ भाषा में बोला जाता है कि जो जमीन से वो जुड़ा हुआ तार था। और इसका मेन काम होता है कि झटका से बचने के लिए इसे दिया जाता है। और धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्र यानी मशीन, इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो भू संकर्पित इसलिए किया जाता है कि धारा शरीर में प्रवेश न करके पृथ्वी में प्रवेश कर जाए, क्योंकि पृथ्वी नगण्य रूप से प्रतिरोध पैदा करती है। उसके बाद चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। तो विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का काम करता है और कुंडली में प्रत्येक आधे घूर्णी के बाद जो यह विभक्त वलय पुनः वापस कर देता है और कुंडली को एक समान रूप से घूर्णन के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं कर सकते। तो दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं कर सकती कि मान लीजिए ये जो है इसकी दिशा इधर हो जाएगी और इस रेखा की दिशा इधर हो जाएगी। तो एक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है, इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। उसके बाद 26 नंबर चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। यानी दिक् सूचक चुंबक निकट ले जाने पर सुई जो घूमने क्यों लगती है, टेढ़ी क्यों जाती है। तो दिक् सूचक की सुई भी एक छोटा चुंबक ही होता है और जब उसे चुंबक के निकट लाया जाता है तो क्रियाशील आकर्षण बल के कारण जो दिक् चुंबक की सुई विक्षेपित हो जाती है यानी भटक जाती है। उसके बाद चलते हैं 27 नंबर कि फैराडे का नियम क्या है और लेंज का नियम क्या है। तो फैराडे का नियम क्या है कि किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस परिपथ से होने वाली चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं के परिवर्तन की दर और परिपथ में जो है फेरों की संख्या के सीधा समानुपाती होता है। और इसी नियम को फैराडे का नियम कहा जाता है। यानी विद्युत वाहक बल जो है यानी विद्युत वाहक बल मान लेते ही तो ये किसके समानुपाती होता है।
तो चुंबकीय बल के समानुपाती, वो भी परिवर्तन की दर, यानी जो dB/dt, और दूसरा क्या है कि परिपथ में फेरों की संख्या किसी दर से समानुपाती है, E प्रोपोर्शनल टू एन। तो इस तरह से आज जो है ये जो फैराडे का नियम है, E प्रोपोर्शनल टू dB/dt, E प्रोपोर्शनल टू E प्रोपोर्शनल टू एन। तो इस तरह से यानी विद्युत वाहक बल जो है चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के दर के बराबर समानुपाती होता है, और विद्युत वाहक बल फेरों की संख्या के सीधा समानुपाती होता है। तो इस तरह से आप जो है विद्युत लेंज फैराडे का नियम लिख सकते हैं। उसके बाद लेंज का नियम क्या है कि लेंज का नियम है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण और परिपथ में जब धारा बहती है तो उसकी दिशा ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है, यानी विद्युत धारा उसी चीज का विरोध करने लगती है जहां से वो जन्म लेती है, जन्म लेने का भी जो है विरोध करने लगती है। तो वो हो जाता है लेंज का नियम कि धारा की दिशा इस तरह से होती है वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह जन्म लेती है, और इसी को लेंज का नियम कहते हैं। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो समतल सतह पर चुंबक क्षेत्र रेखाओं के जो गुजरने की जो संख्या है ये कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि समतल सतह पर चुंबक क्षेत्र के अभिलंब घटक और सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल के सतह को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। यानी कौन कौन गुना होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब घटक और सतह का क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब घटक को जब आप गुना कर देंगे तो चुंबकीय फ्लक्स आपको मिल जाएगा।